हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बाल विकास का जो चैप्टर 4 है उसको स्टार्ट करेंगे, जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है। तो जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, इन दोनों का जो अध्ययन है वो मानव विकास तथा व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है कि मानव का विकास वंशानुक्रम में या तो वातावरण में किस तरह से होता है। तो जो मानव का विकास है वो दो कारकों पर डिपेंड करता है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम होता है जन्मजात या प्रकृतिदत्त, यह एक जैविकीय तथ्य है। जैसे कोई भी जब ह्यूमन बींग है, जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो भी उसके शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं वो सब वंशानुक्रम में आते हैं। और जैसे ही व्यक्ति पैदा हो जाता है तो जन्म लेने के बाद उसमें जो भी मानसिक या शारीरिक या किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है, कोई विकास होता है, वृद्धि होता है, तो वो सब वातावरण में आ जाता है। तो वातावरण जो है अर्जित या पोषण आधारित होता है। यह जन्म के उपरांत या बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। जो वंशानुक्रम की परिभाषा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं। इन शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं। इसको वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता भी कहते हैं। जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, ये कहा था बीएन झा ने। और जो वंशानुक्रम की धारणा है ये अमूर्त होती है, क्योंकि उस धारणा को हम देख नहीं सकते हैं। वंशानुक्रम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसके अंदर जो भी गुण पैदा होते हैं, जो भी गुण रहते हैं, वो वंशानुक्रम से ही रहते हैं। और जो पूर्वजों से 3 तरह के गुण भावी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं, जैसे पूर्वजों की समानता, पूर्वजों की भिन्नता और सामान्य विचित्रताएं। पूर्वजों की समानता का मतलब है कि पूर्वजों के समान, जैसे उनका जिस तरह से बिहेवियर है, जिस तरह से उनकी शारीरिक संरचना है, उनमें समानता है। पूर्वजों की भिन्नता, जैसे कि पूर्वजों में कुछ चीज़ें भिन्न होती है, जैसे किसी की 6 उंगलियां होती हैं, किसी की आँखों का कलर होता है रेड, किसी की आँखों का कलर स्काई ब्लू होता है। तो ये पूर्वजों की भिन्नता हो गई, जो कि उन्हें भावी पीढ़ी को मिलते हैं। और सामान्य विचित्रताएं, जैसे किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो उनके पीढ़ी को भी वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये हो गई असामान्य विचित्रताएं। फिर हम बात करते हैं वातावरण की। तो जो वातावरण है, इसके दो, जो व्यक्ति का विकास होता है वातावरण में, या तो अनुकूल वातावरण हो या तो प्रतिकूल वातावरण हो। अनुकूल वातावरण में जो विकास है वह स्वाभाविक होता है, और प्रतिकूल वातावरण में विकास कुंठित या अवरुद्ध हो जाता है। जो वातावरण के प्रकार है वो 2 तरह के होते हैं, आंतरिक और बाह्य वातावरण। आंतरिक और बाह्य वातावरण। अब हम पढ़ेंगे जो इसका मैकेनिज़्म होता है, जैसे कि जब भी जन्म लेता है बच्चा, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से बच्चा जन्म लेता है। तो जो इसका आरंभ है वह सेल से होता है। सेल में जो कोशिका होती है उसमें केंद्र होता है और कोशारस होता है। तो जो केंद्र और कोशारस होते हैं, तो केंद्र में क्रोमोसोम होता है, तो केंद्र में ही फ्यूज़न होता है। तो फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनते हैं, फिर एम्ब्रायो बनता है। जो ये फ्यूजन है उसी में एक प्रोसेस होता है मिटोसिस का, जिसे हम कहते हैं विभाजन प्रक्रिया, घटोत्कच विभाजन। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही फ्यूज़न होता है तो उस समय जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं वो विभाजित होते रहते हैं, जैसे 2 पेयर से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, इस तरह करके ये पहले इंक्रीज़ करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ करके केवल उसमें जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही पेयर्स इसमें बचते हैं। इस वजह से जो ये विभाजन की प्रक्रिया है मिटोसिस, इसको घटोत्कच विभाजन भी कहते हैं। तो जो 1 क्रोमोसोम होता है उसमें 40 से 100 जीन्स होते हैं, और हमें पता है कि जो प्रत्येक जीन होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। तो माता में होता है XX क्रोमोसोम पाया जाता है, और पिता में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम से होता है, मेनली Y से।
अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के कुछ नियम जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। तो पहला है बीजकोष या मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है वो बीजमैन है। इन्होंने कहा था कि जो भी मनुष्य के अंदर जो उसका मूल जीवाणु है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही मूल जीवाणु ट्रांसफ़र होता रहता है, उसका नष्ट नहीं होता है। इसी वजह से जो भावी पीढ़ी है उनमें पूर्वजों की समानता होती है, पूर्वजों के गुण मिलते हैं। दूसरा है समानता का नियम, जैसे बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान, लेकिन इसको नहीं माना गया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान कम बुद्धिमान भी पैदा होती है। तीसरा है गाल्टन का जीव सांख्यिकी का नियम। इसके प्रतिपादक गाल्टन है। इन्होंने कहा था कि 1/2 पार्ट जो है वो माता पिता से मिलता है बच्चों को, और उसका 1/4 भाग मिलता है दादा दादी, 1/8 भाग परदादा परदादी, इसी तरह 1/16 भाग पर उनके परदादा परदादी से। इस तरह जो पीढ़ी दर पीढ़ी है इसका जो रेशियो है वो घटता जाता है। अब आते हैं चौथे पर, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। इसके प्रतिपादक है बीजमैन। इन्होंने कहा था कि जो माता पिता के अर्जित गुण हैं उसका संक्रमण संतान में नहीं होता है। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया कि चूहों की पूंछ काटे, फिर उन्होंने देखा कि जो अगली पीढ़ी है वो मतलब उसको भी पूंछ है, पूंछ विहीन चूहा नहीं पैदा हुआ। फिर उन्होंने काटा, लेकिन फिर अगली जो पीढ़ी थी फिर उसको उसमें पूंछ थी। तो ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो भी अर्जित गुण है, उन्होंने बार बार पूंछ काटी लेकिन हमेशा चूहे जो पैदा हुए वो पूंछ के साथ पैदा हुए। इस वजह से जो अर्जित गुण है वो उनका वितरण नहीं होता है उनके भावी पीढ़ी में, संतानों में। फिर पांचवा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसमें जो थे 4-5 मनोवैज्ञानिक थे, तो हम पढ़ेंगे। तो पहला है लामार्क। उन्होंने उदाहरण दिया था जिराफ का। जैसे जो जिराफ था परिस्थितियों के कारणवश क्या हो गया, उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो जिससे उसकी संतानें थी, संतानें जो पैदा हुई उनकी भी गर्दन लंबी होती चली गई। तो ये है अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। फिर है मैकडूगल। इन्होंने जो परीक्षण किया था उन्होंने चूहों पर किया था। मैकडूगल ने क्या किया कि 2 गुफाएं बना दी। एक गुफा में इन्होंने क्या किया कि अंधेरा कर दिया, और जो दूसरी गुफा थी उसमें लाइट लगा दी, रोशनी लगा दी, लेकिन उसमें तार जोड़ दिए जिसमें कि इलेक्ट्रिक शॉक, जब चूहे उसमें जो प्रकाश वाली गुफा थी, जब चूहे उसमें प्रवेश करते थे तो जैसे ही उन्हें बिजली उत्पन्न होती थी फिर वो जो अंधेरा वाला रास्ता था उसको ढूंढते थे। तो इस तरह उन्होंने देखा कि उसके बाद की जो पीढ़ी थी उन्होंने ज़्यादा गलतियाँ की, फिर उससे जो बाद की पीढ़ी थी उन्होंने कम गलतियाँ की, फिर उसके बाद की जो पीढ़ी थी उन्होंने और कम गलतियाँ की। ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो अर्जित गुण है उसका संक्रमण हो रहा है। अब हम बात करते हैं हैरिसन का प्रयोग। हैरिसन ने जो परीक्षण किया था वो सामान्य कीट पतंगों पर किया था। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को फैक्ट्री के आसपास कुछ पतंगों को रख दिया और कुछ पतंगों को साफ जगह पे रख दिया। तो इन्होंने पाया कि जो फैक्ट्री के आसपास के जो पतंगे थे वो उनका जो कलर था वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कलर में चेंजमेंट होता गया, और जो जो उन्हें सामान्य और अच्छी जगह पे रखा गया था उनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डार्विन का नियम। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनका मत था कि केवल वही गुण, अब हम इन चारों से अब ये चीज़ निष्कर्ष पे निकलते हैं कि केवल वही गुण संतान को प्राप्त होते हैं जिनका प्रभाव बीज कोषों या जीन पर पड़ता है। छठवां है भिन्नता का नियम, जिसके प्रतिपादक है सोरेनसन। तो इन्होंने कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली माँ बाप होते हैं उनकी जो संतानें होती है वो कम प्रतिभाशाली होती है। ये है भिन्नता का नियम। सेम इसी तरह है प्रत्यागमन का नियम। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो प्रतिभाशाली माता पिता की संतान होती है वो कम प्रतिभाशाली होती है। आठवां है मेंडल का नियम। मेंडल को वंशानुक्रम का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने परीक्षण किया था मटर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटाइवम। इन्होंने क्या किया कि पहले छोटे मटर को बोया तो उससे छोटे मटर ही पैदा हुए, और जब बड़े मटर को बोया तो बड़े मटर पैदा हुए। लेकिन जब उन्होंने उसको मिक्स करके बोया तो वो देखते क्या है कि मिक्स करके बोने पर केवल जो बड़े मटर है वही पैदा हुए। तो इससे जो मतलब इन्होंने ये पाया कि जो छोटे मटर का गुण है वो सुप्त हो गया। वो वंशानुक्रम संबंधी विभिन्न परीक्षण। तो पहला है गाल्टन का अध्ययन। गाल्टन ने फ्रांस के कुछ परिवारों का अध्ययन किया था। तो उन्होंने पाया कि
जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके संबंधी भी प्रतिष्ठित होते हैं, और जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हैं उनके जो सगे संबंधी हैं वो भी सामान्य होते हैं। तो इन तथ्यों को उन्होंने एकत्रित किया था अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में। अब दूसरा है एडवर्ड वंश का अध्ययन। इन्होंने अच्छे परिवार की जो एडवर्ड थे उन्होंने अच्छे परिवार की सुप्रसिद्ध महिला से विवाह किया था। तो इससे जो वंश परंपरा चली उसमें बहुत ही अच्छे जैसे उच्च पदों पर प्रोफेसर, डॉक्टर, राजनीतिक आदि नियुक्त हुए। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने क्या किया, साधारण महिला से विवाह किया। तो इस महिला से जो वंश चला उसमें सभी व्यक्ति साधारण कोटि के दिखाई दिए। फिर है कालिकक परिवार का अध्ययन, जो किया था गोडार्ड ने। तो जो कालिकक थे वो सामान्य कोटि के सिपाही थे। उनका जो था मंद बुद्धि महिला से विवाह हुआ था। तो जो इससे जो वंश परंपरा थी उसमें से बहुत सबसे ज़्यादा जो थे वो मंद बुद्धि के थे, या तो कोई शराबी था, कोई मानसिक रोगग्रस्त था, या तो कोई अपराधी था। इससे ये है कि जिस तरह से उन्होंने शादी की उस तरह से ही उनका परिवार आगे बढ़ा। ज्यूक वंश का अध्ययन ये किया था डगडेल ने। जुड़वा बालकों का अध्ययन ये किया था गाल्टन ने। तो गाल्टन ने पाया कि जैसे जो दो सगे भाई बहन हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितना कि जो जुड़वा बालक होते हैं। जो जुड़वा बालक होते हैं उनका रंग, रूप, आकार तथा बुद्धि में बहुत ही अधिक समानता पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे, वाटसन ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना दूंगा। जॉन लॉक का कथन था, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कुमारी बर्ग्स ने कहा था, जो वंशानुक्रम का प्रभाव है हमारे विकास पर वो 80% का होता है और वातावरण का प्रभाव 20% का होता है। और वुडवर्थ ने कहा था कि जो हमारा विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का योग होता है। फिर हम बात करेंगे कुछ वंशानुक्रम रोग। तो 2 रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता में होता है कि व्यक्ति को लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म कहते हैं। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वंश परंपरा के मुख्य वाहक पितरैक हैं। हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी विक्टोरिया परिवार से। वर्णांधता का उल्लेख शुरू हुआ था 1876 से। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं लैमार्क। मेंडल का वंशानुगत नियम प्रकाशित हुआ था 1866 में। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास और उसके सभी फैक्ट्स को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।